हेलो नमस्कार, मैं हीराजी शंकर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और उसमें सबसे पहली जो चुनौती हमने देखी विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई दूसरी चुनौती, और वो थी रजवाड़ों का विलय, यानी देशी रियासतों का विलय। ये इससे भी भयंकर चुनौती थी, क्योंकि इस चुनौती का ठीक से सामना नहीं करते या समाधान नहीं करते तो भारत अखंड भारत नहीं रहता। इसके सैकड़ों टुकड़े हो चुके होते। अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाते तो शायद 10-15 वीजा लगते, इतने देश भारत में बन चुके होते। तो ये इससे भी भयंकर एक तरह से चुनौती है, और इस चुनौती का सामना कैसे हमने किया ये हम पढ़ेंगे। रजवाड़ों का विलय भारत में कैसे हुआ। देखिए, आजादी के समय आप इस भारत को देख रहे हैं। आजाद भारत विभाजन से के पहले और विभाजन के बाद। देखिए, यहां पर आप दो रंग में रंगा हुआ भारत देख रहे हैं। एक पीले कलर में जो ब्रिटिश भारत है, एक आसमानी कलर में जिसको रियासतें या रजवाड़े कहा गया। देखिए, गुलाम भारत या ब्रिटिश भारत है, वो दो तरीके से शासित हो रहा था, या उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रांत, या एक को तो कहा गया प्रांत, जिसको अंग्रेजी में कहा गया प्रोविंसेस, और दूसरा था रजवाड़े, दूसरा रजवाड़े या रियासत, जिसको अंग्रेजी में कहा गया प्रिंसली स्टेट। तो भारत दो तरीके से शासित प्रशासित हो रहा था। ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों में क्या अंतर था? देखिए, जहां ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था जिन क्षेत्रों पर, जिसका बाहरी और आंतरिक प्रशासन स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी, वो तो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहलाए या प्रोविंसेस कहलाए। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, जिनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कई जगह इनको महाराजा बोला गया, कई जगह इनको नवाब बोला गया, कई जगह इनको निजाम बोला गया, जो भी नाम दिया गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राजाओं की जो रियासतें थी, वो राजा बाह्य तौर पे तो गुलाम थे ब्रिटेन के या ब्रिटिश सत्ता के, वो अधीन थे, लेकिन आंतरिक शासन है वो उनका खुद का था। यानी यहां पर कानून का शासन नहीं था। देखिए, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर कानून का शासन था, यानी वहां बाकायदा कानून बनता और उसके अनुसार शासन होता था। लेकिन यहां पर राजाओं का शासन होता था, राजाओं की अपनी मनमर्जी चलती थी। तो आंतरिक मामलों में राजाओं को पूरी तरह से स्वायत्तता थी, और बाह्य मामलों में वो ब्रिटेन के अधीन थे। यस, अब जब भारत आजाद हुआ तो समस्याएं बड़ी विकट पैदा हो गई भारत के सामने, क्योंकि 1947 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि ये जो रियासतें थी वो भी अब आजाद हो गई हैं। भाई, ब्रिटिश प्रांत आजाद हो गए, सत्ता का हस्तांतरण भारतीय संघ और नई सरकार के पास आ गया है, और जो रियासत या रजवाड़े हैं उनके ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण था। तो ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार है वो यहां से चली गई, तो अब उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो रजवाड़ों के संबंध में क्या प्रावधान था? तो रजवाड़ों के संबंध में बहुत ही खतरनाक प्रावधान था। अंग्रेज जब तक यहां रहे, उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और जाते जाते भी ऐसा कुछ कर गए, ऐसा कुछ लिख गए कि भारत एक न रह पाए। यानी रजवाड़ों के संबंध में प्रावधान किया गया था कि वो चाहे तो भारत में रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तीसरी बात थी कि चाहे तो वो आजाद रह सकते हैं, चाहे तो आजाद। देखिए, अगर वो पाकिस्तानी भूभाग में है तो सीधी सी बात, वो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, कोई ऐतराज नहीं। अगर भारतीय भूभाग में है तो वो भारत में मिल जाए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन था ये बड़ा खतरनाक था। इसलिए अनेक राजाओं ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना मेरा एक अलग देश हो, क्योंकि भारत संघ में मिलने का मतलब क्या हुआ?
कि अब हम पूरा राजपाट शान शौकत छोड़नी है और एक सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी जीनी है, तो वो इन नवाबों को, इन महाराजाओं को कहाँ स्वीकार था। इसलिए सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने घोषणा कर दी आजादी से पहले ही कि हम आजाद रहेंगे। देखो देख असर और भी हुआ, यानी हैदराबाद का जो निजाम बोला जाता है हैदराबाद के शासक को, तो निजाम ने भी इसी तरह के तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जूनागढ़ और अनेक राजा ऐसा सोचने लग गए। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो टोटल 565 रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत के अलावा जो रजवाड़े या रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी? 565। और सोचिए, अगर सभी रियासतें या रजवाड़े हैं वो अगर आजादी की घोषणा कर दें, पृथक देश की घोषणा कर दें, तो भारत के कितने टुकड़े हों? 565 या उससे भी ज्यादा। तो यह समस्या बड़ी गंभीर थी और इस समस्या का समाधान किया गया। और इसका जो समाधान किया गया वो एक विराट व्यक्तित्व के द्वारा किया गया, जिसको हम लौह पुरुष बोलते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी रियासतों के एकीकरण में या रजवाड़ों के विलय में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या कुछ या किस तरह से इनको मिलाया गया, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि रियासतों या रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका है। इन्हीं के बदौलत भारत एक हुआ। वो किस तरह से हुआ? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री तो थे ही, साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री थे और रियासती विभाग को वो हेड कर रहे थे, यानी रियासती विभाग उनके पास था। तो इनका काम करने का अंदाज बड़ा ही शानदार था, यूं कहीं फिल्मी अंदाज था कि पहले प्यार से और फिर हथियार से। तो कैसे कुछ इन्होंने इन 565 रियासतों के इस पहेली को हल कर दिया, देखते हैं। देखिए, कोई भी रियासत है वो अगर भारत में मिलना चाहती है तो उसको एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था। विलय पत्र या सहमति पत्र, जिसको अंग्रेजी में बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी सरदार पटेल किसी भी महाराजा के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि राजा जी आप अपनी रियासत को भारत संघ में शामिल कर दीजिए। अब राजा जी कहें कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, हम कैसे अपनी रियासत को शामिल कर दें? अब तक तो हमारा जीवन है वो काफ़ी शान शौकत भरा रहा है और अचानक ही हम ऐसी साधारण जिंदगी कैसे जिए, हमारा ये जो भी खर्चा है वो कैसे चलेगा? तो सरदार जी ने यानी पटेल जी ने समझाया कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बैठे बैठाए भारत सरकार वो तनख्वाह देगी, जिसको नाम दिया गया प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स यानी अगर कोई रजवाड़ा भारत संघ में मिलता तो उसके शासक को जो उस रियासत के राजस्व के अनुपात में जो पैसे दिए जाते, जो उनको एक तरह से तनख्वाह और सुविधाएं दी जाती, उनको कहा गया प्रीवी पर्स। तो राजा जी को प्रीवी पर्स दिया गया और राजा जी ने अपनी रियासत या रजवाड़े को भारत संघ में मिला दिया। ये तो एक तरीका था। यस, दूसरा तरीका ये था कि चलो कोई राजा है वो इससे नहीं मान रहा है, तो उसे कहा जाता कि राजा जी अगर आप प्रीवी पर्स नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको कुछ स्वायत्तता दे देते हैं या कुछ विषय ही हमें दे दो। जैसे किसी राजा जी के पास गए और कहा कि राजा जी एक काम करो, हमें आप एक तो विदेश मामले आप दे दो, एक संचार आप दे दो या प्रतिरक्षा आप दे दो। ये कुछ विषय हैं, ये भारत संघ के होंगे, बाकी विषयों के ऊपर आप कानून बनाएंगे। यस, इसी तरह जैसे मुद्रा, ऐसे 2-4 विषय ही हमें दे दो। विषय का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आज आप पढ़ते हैं ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें सैकड़ों विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र राज्य और या दोनों कानून बनाते हैं। तो उनमें से कुछ विषय, मात्र 3-4 विषय ही आप हमें दे दीजिए, बाकी आप शासन करते रहें। यस, तो राजा ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया सौदा है, हम नवाब या राजा बनकर रह जाएंगे, हमारी रियासत भी रहेगी और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए, हमने आपको ये 4 विषय दे दिए। 4 विषय दे दिए, उसके बाद में उस राजा के सलाहकार ने उनको समझाया
कि राजा जी आपने ये 3-4 विषय दे दिए, तो आपके पास क्या बचा है ये भी आप देख लीजिए। यस, आप बिना भारत सरकार की अनुमति से विदेश संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, कहीं पर जा भी नहीं पाएंगे भारत छोड़कर, क्योंकि विदेश मामले आपने भारत सरकार को दे दिए हैं। संचार व्यवस्था में पूरी तरह से आप भारत के अधीन रहेंगे, आप सेना नहीं रख पाएंगे। प्रतिरक्षा विषय किसका हो गया है? भारत का, तो आप सेना भी, तो ज्यादा बकवास करेंगे तो कभी भी भारत संघ आपको और इसी तरह पैसों के मामले में मुद्रा आपकी खुद की नहीं होगी, वो भारतीय रुपया आपको कहाँ में लेना है, तो आर्थिक रूप से भी आप भारत के अधीन रह जाएंगे। इस प्रकार से राजा जी आपके पास जो भी कुछ बचा है वो कुछ नहीं है। यानी राजा जी को समझ में आ गया कि इससे अच्छा है कि क्यों ना हम पृथ्वीपर्श ले लें, तो पृथ्वीपर्श लेना स्वीकार किया और राजा जी ने अपनी रियासत या रजवाड़े को भारत संघ में शामिल कर दिया। इसकी एक तस्वीर आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर। यस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो महाराजा के पास, किसी राजा के पास गए हैं। देखो महाराजा जनता के ऊपर किस कदर बैठे हुए हैं। ऐसा ही तो कुछ था रजवाड़ों के अंदर, क्योंकि जिन जिन राजाओं ने शान शौकत भरी जिंदगी जी है वो खुद तो मजदूरी करने के लिए नहीं गए ना, और वहाँ उत्पादन के साधन केवल और केवल कृषि था। उद्योग धंधे भी तो नहीं थे ना कि भाई राजा महाराजा ने अपने उद्योग धंधे लगवा रखे हैं। उस समय तक उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, केवल कृषि ही तो थी, और कृषि यानी किसान, और किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करना। तो ये कार्टून के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से रियासतों की जनता के हालात हुआ करते थे। यस, और सरदार जी बोल रहे हैं कि महाराज जी उठिए मत, आप तो केवल हमें कुछ विषय, बस ये जो आपके हाथ में है ना, ये कुछ विषय दे दो, जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार जैसे, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा को समझ में आ गया कि इन विषयों के अलावा फिर कुछ बचा भी नहीं है, इसलिए पृथ्वीपर्श लेना क्यों ना स्वीकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 तक आते आते लगभग जो भारतीय भूभाग में थी सभी रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। हाँ, कुछ रियासतें थी उनके संबंध में समस्या पैदा हुई, और वो 4 रियासतें थी जिनके विलय में समस्या पैदा हुई। एक तो जो भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के विलय में काफी समस्या हुई। दूसरा मणिपुर, और तीसरा जूनागढ़, और चौथा जम्मू कश्मीर। तो इन 4 रियासतों को छोड़कर भारत में लगभग सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और एक अखंड भारत की स्थापना हो गई। इन 4 के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका विलय हुआ। इसमें से हम जम्मू कश्मीर के बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा जो 8वां अध्याय है क्षेत्रीय आकांक्षा वाला, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि किस तरह से इनको कुछ विशेष छूट देकर इनको शामिल किया गया था, और वो छूट अस्थायी थी, अस्थायी थी, जिसको हम धारा 370 कहते हैं, और उसको समाप्त भी किया गया है। तो उसका समाप्त किया जाना जायज था कि नाजायज था, वो भी हम उस अध्याय में पढ़ लेंगे। यस, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हैदराबाद को मिलाया गया, मणिपुर को मिलाया गया और जूनागढ़ को मिलाया गया। यस, सबसे पहले बात करते हैं हम हैदराबाद की। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतें थी, बड़ी रियासत थी, बड़ा रजवाड़ा था। हैदराबाद का जो शासक था वो निजाम कहलाता था। हालांकि उसका नाम था, हैदराबाद के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली। ये जो मीर उस्मान अली था, ये विश्व के प्रमुख अमीर लोगों में शुमार किया जाता था, यानी कि अमीर लोगों में से इनका नाम आता था। इतने ज्यादा दौलतमंद ये निजाम था, और कोई छोटी रियासत नहीं थी। हैदराबाद एक बड़ी रियासत, जो वर्तमान में इसके कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक फैले हुए। तो इस प्रकार से बड़ी रियासत। अब जब भारत आजाद हुआ, इससे पहले ही हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को आजाद रखने की घोषणा कर दी कि हम न भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से यह अव्यावहारिक लगता है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के चारों तरफ भारतीय भूभाग है, लेकिन निजाम ने घोषणा कर दी कि हम आजाद रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार का क्या रवैया रहा? नवंबर 1947 में
हैदराबाद के निजाम ने भारत संघ के साथ एक समझौता किया और वो समझौता ये था कि हम अभी यथास्थिति बनाए रखो। यथास्थिति का मतलब जो आजाद स्टेटस है, आजाद स्थिति है हैदराबाद की कि हम किसी भी देश में नहीं मिल रहे हैं, उसको बनाए रखा जाए। और ये 1 वर्ष का समझौता था कि 1 वर्ष तक आप हमसे बात मत करिए, हम आजाद रहेंगे, 1 वर्ष बाद में हम सोचेंगे। तो नवंबर 1947 में भारत संघ का हैदराबाद के साथ एक समझौता हुआ और उसमें हैदराबाद के निजाम ने यथास्थिति का एक समझौता करा लिया कि 1 साल तक आप हमसे कोई बात न करें, भारत में विलय की। उसके बाद में हैदराबाद में क्या हुआ? देखिए, हैदराबाद का शासक मुस्लिम शासक है और यहां 85% या उससे भी अधिक हिंदू आबादी है। इसलिए यहां की जो जनता है वो तो चाहती थी कि भारत संघ में शामिल हो, क्योंकि किसी भी रजवाड़े की जनता है वो राजा महाराजा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सदियों तक शोषण झेला है। वो भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वो जिए। तो यहाँ की जनता भी चाहती थी कि भारत संघ में मिला जाए। तो यहाँ विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और विद्रोह को दबाने के लिए हैदराबाद ने क्या किया कि हैदराबाद यानी निजाम के जो अर्धसैनिक बल, जिनको रजाकार कहा जाता था, उनकी जो एक सेना थी, निजाम की सेना थी, ये रजाकार एक तरह से धार्मिक सेना थी। यानी इस रजाकार में जो भी शामिल थे, इस सेना में शामिल थे, वो सब मुसलमान शामिल थे। और ये जो रजाकार थे, इन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। यानी हैदराबाद में जो गैर मुसलमान थे, जैसे हिंदू वगैरह थे, इनको निशाना बनाया। बलात्कार, हत्या, लूटपाट जैसी घटनाओं को ये अंजाम देने लग गए। तो बड़ी अव्यवस्था फैल गई हैदराबाद में। ऐसी स्थिति में भारत संघ का चुप रहना संभव नहीं था और सितंबर, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, सितंबर 1948 में भारत ने अपनी सेना भेज दी। भारत सरकार ने अपनी सेना हैदराबाद में भेज दी और 5 दिन तक युद्ध चला। हैदराबाद के निजाम की सेना और भारतीय सेना के बीच में रुक रुक कर 5 दिन तक युद्ध चला और अंततः हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद का विलय भारत में हो गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जब हैदराबाद के निजाम की हार हुई, पराजय हुई, तो सरदार जी यानी पटेल जी मिलने के लिए गए, तो किस तरह से करबद्ध होके वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तो होना ही था, क्योंकि अब हार गए हैं, ये सारी अकड़ निकल चुकी है। कैसे बेचारे, देखो भैया जी स्माइल, अब कहाँ से स्माइल देंगे, मीर उस्मान अली हारे हुए हैं ना, तो पहले मिल जाते ज़्यादा बढ़िया होता था। ये हार हूर के मिले हैं, खैर कोई बात नहीं है। राजाओं की जो अकड़ थी वो धीरे धीरे जानी थी और चली गई। तो इस प्रकार से ये हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। फिर हम बात करते हैं दूसरे विलय की। हम चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर में क्या सीन था? देखिए, मणिपुर में जो राजा था उसका नाम था बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा का नाम था बोधचंद्र सिंह। एक समझौता हुआ भारत संघ के बीच में, भारत सरकार या भारत संघ और मणिपुर के राजा के बीच एक समझौता हुआ कि आंतरिक मामलों में राजा ही सर्वोपरि रहेगा, बाहरी नियंत्रण है वो भारत संघ का बना रहेगा। यानी मणिपुर है वो भारत का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन भारत सरकार या भारत संघ है वो बोधचंद्र के शासन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी आंतरिक स्वायत्तता का समझौता हो गया। स्वायत्तता, आंतरिक स्वायत्तता कि आंतरिक मामलों में राजा सर्वोपरि रहेगा। यस। फिर यहां की जनता ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मांग तेज कर दी और बोधचंद्र जनमत के दबाव में आकर इन्होंने जून 1948 में यहां पर मतदान करवाया। सार्वभौमिक वयस्क मतदान या मताधिकार का प्रयोग किया गया यहां पर, और यहां विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव हुए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की बात है कि मणिपुर
भारत का पहला ऐसा भाग हिस्सा है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहां के लोगों ने विधानसभा का चुनाव किया। हालांकि शेष भारत में तो ये मताधिकार कब मिला, 1951-52 में जब हमने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाए थे, उस समय शेष भारत को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला। लेकिन मणिपुर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया। वहां की विधानसभा के चुनाव हुए। अब भारत में पूरी तरह से मिलने को लेकर विधानसभा के कुछ दलों के बीच मतभेद था। कुछ दल ये चाहते थे कि भारत संघ में मणिपुर न मिले, लेकिन हुआ क्या कि मणिपुर की विधानसभा को बिना बताए या मणिपुर की विधानसभा की सहमति के बगैर ही बोध चंद्र सिंह ने भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी पूरी तरह से मणिपुर का विलय भारत में कर दिया। और इस प्रकार से मणिपुर की जनता के कुछ हिस्से में ये नाराजगी भी फैली कि जनता को पूछे बगैर ही आपने मणिपुर का विलय कैसे कर दिया, और ये नाराजगी कई सालों तक उनमें देखी गई। हालांकि आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कोई नाराजगी वर्तमान में नहीं है। और आप जानते हैं कि खेल की दुनिया में मणिपुर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। आप कुछ नाम जानते होंगे यहाँ खिलाड़ियों के, जैसे कि मैरी कॉम है और हाल ही में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू है। उनका ताल्लुक या उनका संबंध है वो मणिपुर से हैं। तो मणिपुर के जो खिलाड़ी हैं वो भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मणिपुर का विलय हुआ भारत में। अब हम चलते हैं जूनागढ़ की तरफ। देखिए, जूनागढ़ है वो भारतीय भूभाग से घिरी हुई एक रियासत, और जूनागढ़ के जो नवाब यानी मुस्लिम शासक थे उनका नाम महावत खान। जैसा कि नाम वैसे इनके शौक भी निराले थे, यानी कुत्तों का विशेष लगाव था, कुत्तों से विशेष लगाव था। वो कुत्तों की शादियां भी करवाते थे और उनके सामने भोज का आयोजन भी करवाते थे। इसके अलावा नृत्य में हमेशा मस्त रहते थे। महावत खान ने ये घोषणा कर दी कि मैं अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाऊं। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता यानी जिन्ना के लिए ये बहुत ही शानदार अवसर था कि अगर कोई रियासत चल के ही पाकिस्तान में शामिल हो रही है तो अच्छी बात है। और जिन्ना को एक तरह से कूटनीतिक अवसर भी मिला कि यदि जूनागढ़ भारत में मिलता है तो फिर जिन तर्कों से ये भारत में मिलता उन्हीं तर्कों से हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या हिंदू, शासक, मुस्लिम। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर इसको भारत में मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादातर मुसलमान है, इसलिए वो पाकिस्तान मिलना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से जो भी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल की जा रही थी वो सरदार पटेल के द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी, और सरदार पटेल की कूटनीति के समक्ष जिन्ना कुछ भी नहीं था। इसलिए ये कहा जाता है कि जूनागढ़ के चक्कर में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से भी हाथ धो बैठा, क्योंकि मुकाबला इधर पटेल जी से था ना इसका। तो महावत खान ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान में मिलेंगे, तो यहाँ की जनता ने विरोध किया, और जनता ने जब विरोध किया, आंदोलन किया, तो इस आंदोलन से डर कर महावत खान पाकिस्तान की शरण में चले गए और भारतीय सेना को भी यहाँ पर प्रवेश कराया गया जहाँ कहीं भी संघर्ष की स्थिति थी। और उसके बाद जूनागढ़ भी भारत में मिल गया, और उसके बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी करवाया गया जहाँ 90% से भी अधिक लोगों ने जूनागढ़ को भारत में मिलाने के पक्ष में वोट किया। तो इस प्रकार से जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। हालांकि 12वीं की किताब में औपचारिक रूप से जूनागढ़ का प्रकरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि इस क्लास को राजनीति विज्ञान के अन्य विद्यार्थी भी देखते हैं और जीके जीएस के हिसाब से भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने जूनागढ़ की इतनी सी चर्चा की। अब रही बात कश्मीर की, तो मैंने कहा कि कश्मीर के संबंध में हम अध्याय 8 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रियासतों का एकीकरण है वो संपन्न हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इसीलिए भारत सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे उनकी एक विशाल प्रतिमा भी बनाई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, यानी एकता की मूर्ति
कहा जाता है। वास्तव में पटेल जी इस सम्मान के हकदार थे, या यूं कहें कि इससे भी बड़े सम्मान के वो हकदार रहेंगे हमेशा ही, और भारत हमेशा ही पटेल जी का ऋणी या आभारी रहेगा। तो चलिए, ये रियासतों का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के संबंध में हमने दो बातों का अध्ययन कर लिया है। एक तो विभाजन से संबंधित जुड़ी हुई समस्या, और दूसरी रजवाड़ों का विलय। अब हम राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई तीसरी चुनौती या तीसरी जो समस्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, राज्यों का जो पुनर्गठन है ये आजादी के समय तो थोड़ा शांत रहा, क्योंकि उस समय भारत दूसरी चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन लाजमी है कि जब इन चुनौतियों से पार पा लिया जाएगा तो इस तरह की चुनौती भी सामने आनी ही है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 1951 का मैप है। जैसे कि मैंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान ही इस बात की सहमति हो गई थी कि राज्यों का दोबारा से गठन होगा और अलग अलग संस्कृति और भाषा को सम्मान दिया जाएगा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इस बात के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी सहमति हो चुकी थी कि जब भी राज्यों की सीमाएं दोबारा से निर्धारित की जाएगी तो उसका आधार भाषा होगा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और आजादी के समय दूसरी चुनौतियों से जूझ रहा था, तो भारतीय जो नेता थे, केंद्र सरकार थी, वो इस बात को लेकर पसोपेश में थी, झिझक में थी कि क्या इस समय भारत में प्रांतों या राज्यों का सीमाओं का निर्धारण है वो भाषा के आधार पर किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि भारत पहले से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती से जूझ रहा है और वहां अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो हो सकता है कि ये विखंडनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे और इस प्रकार से ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ चले जाएं। इसलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने भाषाई राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक तरह से इनकार सा कर दिया, या यूं कहें कि इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन इन समस्याओं का समाधान, जैसे कि रियासतों का एकीकरण या विभाजन, जो भी कुछ होना था, होने के बाद अनेक भागों में ये मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, और ये मांग सबसे ज्यादा मुखर हुई मद्रास प्रांत में। ये जो आप देख रहे हैं मद्रास प्रांत, वर्तमान में ऐसा कोई प्रांत नहीं है। आप इस पुनर्गठन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। देखिए, ये जो मद्रास प्रांत है ये काफी दूर तक फैला हुआ है और इसमें मुख्यतः दो भाषा के लोग निवास करते थे। एक तो तमिल भाषा के लोग और दूसरे तेलुगु भाषी लोग। तो ये जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वहां पर ये मांग उठी कि तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए, अलग राज्य जिसका नाम रखा जाए आंध्र राज्य। तो आंध्र राज्य के नाम से एक अलग राज्य की मांग इस तेलुगु भाषी क्षेत्र, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र से शुरू हुई और इस आंदोलन की अगुवाई की कांग्रेस के ही नेता, गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु ये गांधीवादी नेता और जिन्होंने इस आंध्र आंदोलन की अगुवाई की। इन्होंने क्या किया कि 19 अक्टूबर 1952 को अलग आंध्र प्रदेश या आंध्र राज्य के गठन को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु की मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। और पोटी श्रीरामुलु की जो मौत थी उसके बाद ये जो आंध्र आंदोलन था, अलग आंध्र राज्य बनाने का जो आंदोलन था, ये और ज्यादा उग्र हो गया, हिंसक हो गया। कई जगह पुलिस फायरिंग से लोग मारे भी गए, घायल भी हुए और अंततः मजबूरन 19 दिसंबर 1952 को, यानी दिसंबर 1952 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अलग आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा की और 1 अक्टूबर या अक्टूबर के महीने में 1953 को औपचारिक रूप से अलग राज्य बन गया जिसका नाम रखा गया आंध्र राज्य। आंध्र राज्य। इस प्रकार से भाषा के आधार पर भारत का जो पहला राज्य अस्तित्व में आया या भाषाई आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ वो था आंध्र प्रदेश। और वो कब बना? 1953 में।
अब ज्यों ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की मांग और तेज हो गई। यहां से समस्या का समाधान नहीं हुआ, यहां से समस्या की शुरुआत हो गई। यानी भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की समस्याओं ने जोर पकड़ा। जैसा कि आप इस कार्टून में देख रहे हैं, ये नेहरू जी बैठे हुए हैं और इनके सामने इस तरह की और मांगे अब सामने आ गई कि जब आपने आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया, गठन कर दिया भाषा के आधार पर, तो और दूसरे क्षेत्रों का भी इसी तरह से आपको पुनर्गठन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नेहरू जी के सामने ये समस्या बड़े विकराल तरीके से प्रस्तुत हुई और भारत सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए एक प्रयास किया। और वो प्रयास क्या था? सन 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, यानी उसकी स्थापना की। इसमें कुल 3 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, वो फजल अली थे। तो फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग में 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय ये आयोग, जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसका काम क्या था कि जो भी मांगे आ रही है देश से, उन मांगों के ऊपर विचार करना और ये फिर रिकमेंड करेगा कि कहां कहां आपको और राज्यों का निर्माण करना है। इसीलिए इस आयोग का नाम भी क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। इन शॉर्ट कहेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC का गठन हो गया। तो पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो इन्होंने पूरा अध्ययन किया, पूरी मांगों के ऊपर विचार किया और दिसंबर 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। यानी ये रिपोर्ट है कौन सी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की एक रिपोर्ट है। इन्होंने भारत सरकार को सौंप दी कि ये राज्य बनाओ। रिपोर्ट में उन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र प्रदेश का रिकमेंडेशन किया था, यानी उसकी अनुशंसा की थी। लेकिन उसके बाद में 1956 में इस आयोग की सिफारिश के आधार पर और इस सिफारिश में कुछ संशोधन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र प्रदेश बनाए गए। यानी 1956 में क्या किया गया? एक विधेयक, एक कानून प्रस्तुत किया गया, एक कानून बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और उस अधिनियम के माध्यम से भारत में कुल कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन 2 मैप के माध्यम से आप ये अंतर देख सकते हैं। अभी ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये तो 1951 वाला था जो पुराना हम देख रहे थे, और ये जो मैप है ये राज्यों के पुनर्गठन के बाद का है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन हो गए। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों ने एक बार तो इस समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में उसने स्थायी समाधान कर दिया? आप इस कार्टून के माध्यम से समझिए कि SRC यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो पिटारा खोला, उसके बाद में तो एक तरह से जिन ही बाहर आ गया, और ये जिन था नए राज्यों की मांग। और इस पुनर्गठन आयोग ने क्या इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया या एक और शुरुआत कर दी? और ये सच भी है कि आगे चलकर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ भी, और वो नए राज्य कौन कौन से बने, और वो हम क्रमशः देखते हैं कि 1960 में ये जो बंबई प्रांत है, इसमें जो गुजराती भाषी क्षेत्र है उसको अलग करके गुजरात बना दिया गया। तो हम देखेंगे कि मुंबई का विभाजन करके मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र एवं गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात बना दिया गया। इसी तरह 1963 में पूर्वोत्तर में नागालैंड के नाम से एक राज्य बनाया गया। इसी तरह 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया और पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया। और
1971 में हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया। उसके बाद में 1972 की हम बात करें तो 1972 में त्रिमेघमणि के नाम से पूर्वोत्तर में राज्य बने। ऐसा कोई राज्य एक नहीं, ये बात 3 राज्यों की है। तो 1972 में त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर अस्तित्व में आए। तो 1987 की बात करें तो 3 राज्य अस्तित्व में आए वहां पर भी। एक तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और बाद में गोवा को भी राज्य बना दिया गया। आगे और बात करें तो आगे चलकर 2000 में आपने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड और बिहार से अलग करके झारखंड, ये 3 राज्य बनाए गए। और 2014 में ये जो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र था उसको अलग राज्य बना दिया गया, तो ये 2014 में। और इसके अलावा 2019 में भी कुछ संशोधन हुआ। ये जो जम्मू कश्मीर है इसको राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये राज्यों का पुनर्गठन अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। 1956 में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आज स्थिति है, राज्यों के हिसाब से देखें तो डबल है। आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में हैं। तो इस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या या चुनौती थी उसका भी हमने सामना किया। देखिए, हम एक बात को लेकर डरे हुए थे कि इस तरह से अधिक राज्यों की जो मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर विखंडनकारी हो सकती है। आज अलग राज्यों की मांग, कल अलग देश की मांग हो सकती है। इसको लेकर हम झिझक रहे थे, लेकिन ऐसी समस्त आशंकाएं हैं वो निराधार साबित हुई और आज भारत विविधता में एकता के हिसाब से अपनी प्रगति कर रहा है। देखिए, ज्यादा राज्य होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं वो ज्यादा उदित होंगी या ज्यादा फैलेंगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 50 राज्यों वाला अमेरिका कब का टूटकर बिखर गया होता। भारत में ये राज्यों का जो निर्माण किया गया, इससे अलग अलग भाषा, संस्कृति है वो संरक्षित हुई है। साथ ही साथ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भी राज्यों का निर्माण किया गया जो उन राज्यों के विकास के लिए बेहतर रहा है। इसलिए राज्यों का पुनर्गठन या नए राज्यों की मांग होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते वो सदिच्छा से की जाए, किसी राजनीतिक स्वार्थ के साथ न की जाए। वर्तमान में भी भारत के अनेक राज्यों से और उनके किसी भूभाग से नए राज्यों की मांग है वो मुखर हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो ये विदर्भ क्षेत्र है, अलग राज्यों की मांग यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को भी कई भागों में बांटने की बात चल रही है। इसी तरह गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र है, वहां पर भी अलग राज्यों की मांग मुखरित हुई है। बिहार में भी इसी तरह अभी और भी राज्य के गठन की मांग चल रही है। तो ये मांगे लगातार चलती रहती हैं। बात यह है कि इन मांगों को किस तरह से संतुष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई तीसरी चुनौती थी जिसका हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में आप कोई भी सवाल हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो आप तक पहुंच पाया है आर्यवीर अकेडमी नीमका थाना की बदौलत। इसलिए आर्यवीर अकेडमी नीमका थाना को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।